देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। टेलीविज़न रिपोर्टर बनना मेरे जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा थी, लेकिन जब ये अभिलाषा पूरी हुई है तो मैं भूत प्रेतों के बीच फंस कर रह गया हूँ। बात दरअसल ये है कि हमारे चैनल ने अलौकिक शक्तियों पर एक नया प्रोग्राम शुरू किया था और मुझे उसका एंकर बना दिया गया था। अगले रविवार का शो कुलधरा गांव पर आधारित था और उसके बारे में मुझे शोध करने के लिए भेजा गया था। मैंने भी कमर कस ली। आखिर ये मेरा पहला शो था और इसे मुझे बेहतरीन बनाना ही था। मैं हाथों में एक कैमरा लिए निकल पड़ा कुलधरा की ओर। मैंने कुलधरा के बारे में कई कहानियां सुनी और पढ़ी थी। सुनने में आया है कि कुलधरा गांव के सारे लोग एक रात अचानक से गायब हो गए और तब से ये गांव वीरान है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि वहाँ भूतों का वास है। कुलधरा पर पहले भी कई टीवी चैनल्स कार्यक्रम पेश कर चुके थे और कई अखबारों में इसके बारे में लेख भी लिखा जा चुका था। इसलिए मुझे अपने शो के लिए इन सब से कुछ हटकर कुछ नया चाहिए था। कुलधरा गांव क्यों वीरान हो गया, इसके बारे में तो कई कहानियां हैं, लेकिन मुझे उनके पीछे छुपा सच जानना था और मैंने जाना भी। एक ऐसा खौफनाक सच जो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। ये कहानी एक यात्रा है उन राहों से जिनसे मैं अपने शोध के दौरान गुजरा था। राजस्थान पहुंचते ही सबसे पहले मैं अपने दोस्त विवेक से मिला, जो वहाँ पुरातत्व विभाग में अफसर था। उसे भूत प्रेतों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वो हर बात का वैज्ञानिक विश्लेषण कर केवल तत्वों पर ही विश्वास किया करता था। अरे यार, सीधी सी बात है, विवेक ने चाय की एक चुस्की लेते हुए मुझसे कहा। वहाँ खेती करने को पानी नहीं बचा था। भूमिगत जल के सारे स्रोत सूख गए थे। फिर बेचारे गांव वाले करते क्या, उन्होंने यहाँ से पलायन कर लिया। लेकिन विवेक, एक रात अचानक से सारे गांव वाले एक साथ चले जाते हैं, ये बात तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगती? उसमें अजीब क्या है? विवेक का ध्यान तो चाय का आनंद लेने में था। पंचायत की बैठक बुलाई होगी और उसमें फैसला लिया गया होगा कि आज रात ही सब गांव छोड़ दें, बस और क्या। सुना है वो जगह भूतिया है। कहते हुए मुझे थोड़ी सिहरन जरूर महसूस हुई। विवेक ये सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। हाँ, कहानियाँ तो मैंने भी काफ़ी सुनी है, विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा। लोग तो ये भी कहते हैं कि एक जालिम राजा हुआ करता था जो वहाँ के बेचारे किसानों से बहुत भारी भरकम लगान वसूल करता था। जब वो लगान नहीं दे पाते थे तो मुआवजे के तौर पर वो क्रूर राजा उनके घर की औरतों को उठाकर ले जाता था। उसी के डर से सब भाग गए और फिर उस गांव में भूतों ने डेरा डाल लिया। उसके बाद सारे मकान ढह गए और पूरा गांव तबाह हो गया। क्या इसमें कुछ सच्चाई है? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। तुम भी ना? विवेक को फिर हंसी आ गई। बच्चों जैसी बातें मत करो। ये भूत प्रेत परिया चुड़ैल, इनका अस्तित्व में कोई मतलब ही नहीं होता है। ये सब कहानियां होते हैं। तो फिर वो सारे मकान कैसे ढह गए, इसका जवाब है शायद कोई भूकंप आया हो। विवेक ने थोड़ी देर सोचकर कहा। अच्छा, अब मेरे ऑफिस जाने का वक्त हो गया है, मैं चलता हूँ। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो फ़ोन कर देना। विवेक से बात करने के बाद भी मुझे कोई खास संतुष्टि नहीं मिली। जो मैं बात जानना चाहता था उस पर तो अब भी पर्दा पड़ा हुआ था। मुझे तो कुलधरा गांव का खौफनाक राज जानना था। कुलधरा गांव के बारे में सोचते हुए मैं अपनी जीप की तरफ बढ़ा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसकी बात पर विश्वास करूं, किससे पूछूं, कौन है जो मुझे सच बता सकता है। इन्हीं ख्यालों में खोए हुए मैं अपनी जीप में जाकर बैठ गया। हर सवाल का जवाब विज्ञान के पास नहीं होता साहब, जीप का ड्राइवर बोला। क्या मतलब? मैंने बड़ी कौतूहलता से पूछा। तुम कहना क्या चाहते हो? कहानियाँ तो आपने बहुत सारी सुनने को मिली होंगी, पर मैं जानता हूँ जो आपको सच बता सकता है और उनसे मैं आपको मिलवा भी सकता हूँ।
जो उस रात का सच जानता है। और यकीन मानिए साहब, उनके अलावा और कोई भी पूरा सच नहीं जानता। बाकी सब तो बस कहानियां बुनते हैं। वो कौन है? किशन मंदिर के पुजारी श्री आलोकनाथ बाबा। ड्राइवर की आंखों में उस आदमी के लिए सम्मान साफ झलक रहा था। सदियों पहले उनका परिवार भी उसी गांव में रहता था। क्या आप मिलना चाहेंगे उनसे? मैंने उसे तुरंत हाँ बोल दिया, क्योंकि मैं इसीलिए तो वहां गया था। बाबा आलोक नंदन की उम्र लगभग 70 साल के ऊपर की होगी। उनकी कमर थोड़ी झुकी हुई थी और वो कमर पर हाथ रखकर चलते थे। उनके सर के बाल काफी झड़ चुके थे और उनकी दाढ़ी पूरी सफेद हो चुकी थी। वो सफेद धोती कुर्ता पहने हुए थे और माथे पर लाल रंग का बड़ा सा तिलक लगाए हुए थे। ड्राइवर ने मेरा परिचय उनसे कराया और मेरे आने का उद्देश्य भी बताया। मैंने पास जाकर उनके पैर छुए। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, चलो वहां चलकर बात करते हैं, मेरी कुटिया पास में है। बाबा मुझे अपनी कुटिया में ले गए और जलपान कराया। कई सदियों पहले कुलधरा गांव में एक परिवार रहा करता था, जिसके मुखिया किशोरी लाल थे। बाबा मेरे सामने रखी कुर्सी पर बैठकर कहानी सुनने लगे। वो लोग एक गरीब किसान थे। कुलधरा गांव राजा राघवेंद्र प्रताप सिंह के साम्राज्य का हिस्सा था। राजा बड़ा ही लालची था। वो हर साल लगान की रकम बढ़ा देता था। एक साल किशोरी लाल की फसल बर्बाद हो गई और वो लगान देने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने राजा से बहुत विनती की, पर उस क्रूर राजा ने उनकी एक ना सुनी। राजा की नज़र तो उनकी अप्सरा जैसी सुंदर बेटी नंदनी पर थी। वो हर कीमत पर नंदनी को पाना चाहते थे। राजा ने किशोरी लाल को लगान भरने के लिए सिर्फ एक दिन का समय दिया। किशोरी लाल अपनी जान दे देते, पर अपनी इकलौती बेटी को कभी उस जालिम राजा के हवाले ना करते। अब किशोरी लाल के पास अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या करने के अलावा और कोई चारा न था। ऐसी विपदा की घड़ी में उनकी मुलाकात तांत्रिक चंद्रानंद से हुई। तांत्रिक को उन पर दया आ गई और उसने उनकी मदद का वादा किया। तांत्रिक ने कई साल तपस्या करके एक प्रेत को अपने वश में कर लिया था, जिसका नाम विशुंभा था। विशुंभा का शरीर अग्नि से बना था। यह अग्नि उसकी शैतानी शक्तियों की ऊर्जा देती थी। तांत्रिक ने तंत्र मंत्रों से बने एक घेरे में उसे कैद कर रखा था। अपने मित्र की सहायता करने के लिए तांत्रिक ने विशुंभा को जगाया और उससे राजा का अंत करने के लिए कहा। विशुंभा ऐसे करने के लिए राजी तो हो गई, लेकिन उसने ये शर्त रखी कि इसके बाद तांत्रिक को उसे आज़ाद करना होगा। तांत्रिक ने उसकी बात मान ली। विशुंभा ने उसी रात राजा राघवेंद्र को मार गिराया। अत्याचारी राजा की मृत्यु की खबर सुनकर प्रजा बहुत खुश हुई। विशुंभा वापस आई और उसने तांत्रिक से खुद को आज़ाद कराने का आग्रह किया, लेकिन तांत्रिक को ऐसा करना ठीक नहीं लगा। उसने वर्षों की तपस्या से विशुंभा को अपने काबू में किया था। अब वो उसे आज़ाद करके अपनी कठिन तपस्या पर पानी नहीं फेरना चाहता था। किशोरी लाल ने भी तांत्रिक का समर्थन किया, क्योंकि वो चाहते थे कि अगर भविष्य में उन पर या गांव वालों पर कोई विपदा आए तो विशुंभा यहीं रहकर उनकी रक्षा करे। उनकी सहमति से तांत्रिक ने छल से विशुंभा को फिर से कैद करने का कोशिश किया। तांत्रिक के विश्वासघात और विशुंभा के क्रोध से पागल हो गया और उसने तांत्रिक की हत्या कर दी। उसके बाद उसका क्रोध गांव वालों पर बरस पड़ा। उसने अपनी दिव्य शक्तियों से गांव में भूकंप ला दिया और सारे घरों को तहस नहस कर दिया। विशुंभा के शरीर से निकलती आग की लपटों ने गांव का सारी पानी भी सोख लिया। इससे पहले कि विशुंभा उन्हें भी मार डालता, सब गांव वाले अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए। तांत्रिक के मंत्रों के जाल में बंधे होने के कारण विशुंभा कुलधरा गांव से कभी आज़ाद नहीं हो पाई। उसके डर के मारे गांव के लोग भी कभी वापस नहीं आए।
बाबा ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। कुछ पलों बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और बड़े प्यार से मुझे देखा। मैं किशोरी लाल का ही वंशज हूं, बाबा ने एक मंद मुस्कान के साथ कहा। कुलधरा का ये खौफनाक राज हमारे परिवार में आज तक सबसे छुपा रखा है, और वो इसलिए क्योंकि हम जानते थे कि कुलधरा की तबाही के लिए सब हमें ही दोषी ठहराएंगे। लेकिन कहते हैं ना, सच को हमेशा छिपा कर नहीं रखा जा सकता, कभी न कभी वो सामने आ ही जाता है। आज तुम्हारे माध्यम से ये सच सब जन जन तक पहुंचेगा, और साथ ही ये संदेश भी देना चाहता हूँ कि मेरे परिवार ने जो किया वो अपनी बेटी के अभिमान की रक्षा के लिए किया। मैं सबसे ये उम्मीद रखता हूँ कि वो हमें समझ सकेंगे और हमारी गलतियों को माफ़ कर सकेंगे। ये कहकर बाबा समाधि में लीन हो गए। मैं कुटिया से बाहर निकल आया। उस दिन मेरे मन को बड़ी खुशी मिली। मैंने कुलधरा का वो खौफनाक राज जान लिया था जो आज तक कोई नहीं जान पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।